हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर जो है इक्विलिब्रियम, उसका लेक्चर नंबर हम लोग 3 देखने वाले। इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको तैयार करवाने का प्रयास करवा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो पूरा है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए इसको धीरे धीरे करके आराम से एकदम इसको दिमाग में सेट करते हुए हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करें। तो आज के लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया जो होता है, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया और पीएच स्केल, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको डेली डेली मिलते रहे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है सबसे फर्स्ट वन टॉपिक वो है हम लोगों के लिए होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। मतलब रिएक्शन जो होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। बट यहां पे एक नया टर्म आ गया, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समजाति के, मतलब एक ही प्रकार के, एक ही प्रजाति के। ऐसे नहीं कि अलग अलग प्रजाति के, एक ही टाइप के होने चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो होमोजीनियस वो नहीं होता। होमोजीनियस होता है मींस सेम आपका होना चाहिए प्रजाति। ठीक है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम में होमोजीनियस कैसे होगा इसके बारे में हल्का सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब आपका कोई भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स या जो भी चीजें हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में देखेंगे, अगर दोनों साइड में सेम स्टेट में आ जाए, सेम फेज में आ जाए, दैट मींस कि अगर रिएक्टेंट आपका गैसियस में है तो आपका प्रोडक्ट भी अगर गैसियस में आ जाए, टोटल रिएक्टेंट अगर सेम ही फेज में आ जाए, टोटल प्रोडक्ट भी सेम फेज में आ जाए, मतलब पूरा रिएक्शंस एकदम एक फेज में होना चाहिए, तब इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया वाले रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर वो मान लिया जाए कि इधर वाला जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या हो जाए, गैस में है, और इधर वाला प्रोडक्ट अगर सॉलिड में हो जाए तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे बाबू होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस का मतलब होना ही पड़ेगा क्या कि सेम फेज में, सॉलिड में है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब सॉलिड में, अब लिक्विड में है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब लिक्विड में, और गैस में है तो सब कुछ लिक्विड गैस में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर डिस्कस करेंगे इन या होमोजीनियस सिस्टम। अगर होमोजीनियस सिस्टम में लेते हैं ऑल द रिएक्टेंट्स और क्या होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, एक ही फेज में होना चाहिए। ठीक है, आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के नाम से जानेंगे। जब सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स सेम फेज में हो जाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं क्या, H2 हाइड्रोजन ले लिए, किसमें, गैस में ले लिए, आयोडीन ले लिए, I2 किस में ले लिए, गैस में ले लिए, और प्रोडक्ट वाली साइड भी देखेंगे तो क्या ले लिए, गैस में ले लिए। तो ये जो चीजें बन रही है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में ये रिएक्शंस है। अगर नहीं रहता ना, एक भी डिफरेंट रहता ना, तो हम लोग का होमोजीनियस इक्विलिब्रिया नहीं होता। पूरा दोनों तरफ सेम है, इसलिए हम लोगों ने क्या कह दिया, इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल, जैसे PCl5 को ले लिए तो किसमें, गैस में है, PCl3 इससे टूट के बनता है, Cl2 इससे टूट के बनता है, तो दोनों भी क्या हो जा रहा है, गैस में हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो सिस्टम्स है वो किसमें, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया वाले में है। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो हम लोग का क्या होता बाबू, हेटेरोजीनियस में हो जाता। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है। एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज, राइट डाउन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, कि नीचे दिए गए रिएक्शंस में से कौन से रिएक्शन है जो होमोजीनियस में है, कौन से रिएक्शन जो है वो हेटेरोजीनियस में। ठीक है, तो यहां पे हमने चेक कर लिया होमोजीनियस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, क्या होना कि अलग अलग प्रजाति के अलग अलग अवस्था में होना, दैट इज नॉन एज हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। बट सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग अलग प्रजाति मतलब अलग अलग स्टेट में, अलग अलग फेज में। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना क्या कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। रिएक्शन तो ऑलरेडी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, बट इसके फेज जो होने चाहिए रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के सेम नहीं होने चाहिए, दैट इज नॉन एज क्या कहलाता है, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इन या हेटेरोजीनियस सिस्टम में लेंगे ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज।
सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक फेज में नहीं होंगे, आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के नाम से जानेंगे। जब सारी चीजें एक फेज में सेम फेजेज में नहीं होगी तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के नाम से जानेंगे। एग्जांपल के रूप में देखते हैं, देखो हाइड्रोजन ले लिए, किस में ले लिए, गैस में ले लिए। ऑक्सीजन ले लिए, किस में ले लिए, गैस में ले लिए। बट यहाँ H2 प्लस O2 को मिलाने से वाटर जो बन रहा है वो किस में बन जा रहा है, लिक्विड में बन जा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, गैस गैस से क्या बन गया, आपका लिक्विड बन गया। तो इससे क्या हो गया कि ये होमोजीनियस नहीं है, ये क्या हो जा रहा है, आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया हो जा रहा है। बातें क्लियर हो रही है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के। अब जैसे ले लिए कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर CaCO3 सॉलिड में रहता है हमेशा। अब इसको हमने इक्विलिब्रियम में लिए तो ये क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो किसमें टूट गया, CaO में टूट गया। किसमें टूट गया, CaO प्लस CO2। लेकिन CaO जो है वो सॉलिड फेज में रह जाता है, लेकिन CO2 जो वो गैस फेज में हो गया। तो देखो सॉलिड से सॉलिड और गैस दोनों में बन जा रहा है, सॉलिड और गैस दोनों में बन जा रहा है। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका फिर से बन गया वो किसमें बन गया, सॉलिड और गैस दोनों में बन गया ना। तो इसको हम लोग नहीं कह सकते कि ये होमोजीनियस है, ये क्या हो जा रहा है, हेट्रोजीनियस हो गया, सेम फेज में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जान गया कि होमोजीनियस क्या होगा, हेट्रोजीनियस क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टॉपिक्स आता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो जैसे कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिसोसिएट करते हैं ना, ठीक है, तो जितना उसका फ्रैक्शन होने के बाद, मतलब जितना उससे टूटा, नंबर ऑफ मोल्स जितना में टूटा, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो जितना प्राप्त हो जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं कि इतना ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ। बातें ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि अगर हमने CaCO3 को तोड़ा, ठीक है, CaCO3 को तोड़ा, CaCO3 को, तो इससे CaO 1 मोल बन गया प्लस CO2 1 मोल बन गया, 2 मोल बन गया ना। तो जितना बना उसको आपको, जितना तोड़ने के बाद जितना बना उसको आप ऊपर में लिखिए, और जितना आपका नंबर ऑफ मोल्स था उसको आप नीचे रख दीजिए, उसी को डिवाइड कीजिए। तो वो जो चीजें प्राप्त हो गया, तो 2/1 बराबर 2 जो प्राप्त हो गया, ये क्या हो गया, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये क्या प्राप्त हो गया हम लोग का, कि हमने 1 मोल्स को लिया तो वो कितने मोल्स में टूट गया, या हम लोग ने 2 मोल्स को लिया तो वो कितने मोल्स में टूटा। जैसे ऐसे भी तो हम लोग चेक कर सकते हैं, देखिए तो ध्यानपूर्वक, ये तो हमने 2/1 बराबर 2 हमने ले आया बहुत ही सुंदर ढंग से। लेकिन अगर ऐसे करके ले ले कि मान लिया जाए कि आपने ले लिया क्या, कोई भी चीजों को तोड़ रहे हैं तो HI को भी तोड़ रहे हैं, तो ये क्या टूट रहा है, H2 में टूट गया प्लस I2 में। देखिए फिर से कितना, 1 मोल 1 मोल 2 मोल में टूट गया, लेकिन लेके कितना में चले थे, 1 ही मोल से। तो ये क्या हो गया, जितना टूटता है उसको ऊपर में लिख दीजिए 2, और जितना लेके चले तो उसको नीचे लिख दीजिए, वो क्या हो गया, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। बहुत ही सुंदर ढंग से इसको एकदम समझना है, एकदम आराम से अपने दिमाग में छोटी छोटी बातों को सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहां पे हमने वही लिखा है कि क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द फ्रैक्शन ऑफ, मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या गैस, सिर्फ गैस एक लेंगे, ऐसा नहीं सॉलिड लिक्विड सबका ले लेना। हमने एग्जांपल लिया तो वहां पे गैस सब नहीं लिए थे, सिर्फ यहां पे किसको लेंगे, गैस को। विच डिसोसिएट्स, जो कि क्या हो रहा है, विच डिसोसिएट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो कि डिसोसिएट हो रहा है उसका फ्रैक्शन ले लेंगे, इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जानेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट, कि वैसे पदार्थ को ऊपर में लेंगे कि कितना में वो डिसोसिएट किया, कितना गैसियस मॉलिक्यूल्स में वो डिसोसिएट किया, उसको ऊपर में ले लीजिए, और नीचे में ले लीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, कि नीचे में वही लेना है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने कितना लेके चला था। ठीक है, मान लिया जाए आपने 5 लेके चला था और 20 में टूट गया, तो 5 क्या होगा, नीचे हो जाएगा, और 20 क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से हम लोग जानेंगे। क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस
दैट डिसोसिएट, जो टूट रहा है उसको ऊपर में, और नीचे क्या डालेंगे नीचे पे, तो नीचे पे डायरेक्टली हम लोग डाल सकते हैं क्या कि टोटल कितना था उसको ले आएंगे, तो वो हम लोगों का क्या हो जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मीन्स अल्फा हम लोग का निकल जा रहा है। यही क्या निकल गया, हम लोग का अल्फा निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहां पे और बातें क्या लिख सकते हैं कि व्हेन गैस डिसोसिएट्स इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जब गैस को हम लोग डिसोसिएट करते हैं किसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट करते हैं, इट्स मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेज। जब कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो ये क्या होगा कि इसका जो मास हो जाएगा ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मींस हो क्या रहा है कि आपने उसको तोड़ा, तो तोड़ने के बाद उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके इन्वायरमेंट में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो विलुप्त तो हो जाएंगे, तो उसका मास तो कम हो जाएगा ना। मान लिया जाए कि आपने बड़ा वाले को तोड़ा, तो तोड़ने के बाद उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जो छोटे छोटे इसके कण होंगे वो क्या होंगे, इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, तो जो क्या होगा कि उसका जो रियल मास था उससे क्या होगा, थोड़ा ना थोड़ा घट जाएगा। मान लीजिए कुछ भी चीजों को हम लोग तोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि जितना रियल मास था वो पक्का पक्की नहीं रह जाता है, क्योंकि कुछ मास आपका उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उससे वही कह रहा है कि इट्स मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा तो इसका क्या हो जाता है, डेंसिटी भी इसका क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ना जी, डेंसिटी डी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो अगर मास और डेंसिटी देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास और डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल में है। तो मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहां पे इसने क्या बता रखा है कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास को देखें तो वो धीरे धीरे घटता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका वेपर डेंसिटी भी क्या होगा, घटेगा। इसका वेपर डेंसिटी भी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। जितना इसका मास घटेगा डेंसिटी भी इसका क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका एक और फॉर्मूला जो दे रखा है, फेमस फॉर्मूला। तो अल्फा बराबर दे देते हैं क्या, अल्फा बराबर क्या हो जाता है आपका, देखिए अल्फा बराबर कि डी माइनस डी, अल्फा बराबर डी माइनस डी। यहां पे डी और डी क्या हो जा रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि डी बराबर यहां पे कैलकुलेटेड उसका वेपर डेंसिटी ले लेते हैं कि जितना उसने कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, अल्फा बराबर बड़का डी मतलब क्या हो गया, उसका कैलकुलेटेड डेंसिटी, जो फिक्स डेंसिटी होता है उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और माइनस छोटा वाला डी, माइनस छोटा वाला डी का मतलब आपने जो अब भी प्राप्त किया, मान लिया जाए कि लैब में ही आपने काम कर रहे हैं, तो अब भी आपने कितना उसका डेंसिटी प्राप्त किया उसको लिखना है छोटा वाले डी के जगह पे, और बड़ा वाले डी के जगह पे रखना है क्या कि आपने कितना कैलकुलेट करके निकाल, मतलब कैलकुलेटेड कितना है। ठीक है, मतलब रियल वाला उसका डेंसिटी जो है उसको ये बड़ा वाले डी के साथ रखिए, और छोटा वाले डी के साथ आपको क्या रखना है, जो अब भी आपने कैलकुलेट किया, आपने जो निकाला एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, को डी माइनस डी हो जाता है, नीचे क्या आ जाता है, एन माइनस वन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन विच डिसोसिएट, कि कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट कर रहा है, इसको एन के जगह पे रख दो, माइनस वन कर दो, और ये फिर से बाहर में क्या है, डी। डी का मतलब क्या है कि ऑब्जर्व कितना किया है तुमने, कितना इसको निकाला है, अब भी प्रैक्टिकली के माध्यम से डेंसिटी उससे गुना कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा बराबर फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, डी माइनस डी बट्टे एन माइनस वन इंटू डी, मतलब अल्फा का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना होगा, ये चीजें हम लोगों के लिए निकल जाएगा। तो बातें क्लियर हो रही है कि किस प्रकार से हम लोग डेंसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी से मतलब डेंसिटी के माध्यम से आप क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं पीएच स्केल, मतलब आपने देख रखा है पीएच वैल्यू का नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहां पे वही कह रहा है कि पीएच स्केल क्या होता है, जो आपने बच्चे क्लास में जो स्केल देखा था, तो वो स्केल क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उस सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। पहले उसको डिफाइन करेंगे होता क्या है, उसके बाद और भी चीजों को उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, पीएच स्केल में क्या कहता है कि द नेगेटिव लॉगरिथम, मतलब लॉग का वैल्यू, नेगेटिव में नेगेटिव लॉग का वैल्यू जिसका बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बेस ई वाला नहीं, बेस क्या होना चाहिए, 10। द नेगेटिव लॉगरिथम जिसका बेस 10 होगा ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन,
H प्लस आयन जो ले रहे हैं उसका क्या करेंगे कि उसका कंसंट्रेशन कितना है वो लेंगे। मोलर कंसंट्रेशन H प्लस आयन का जो हाइड्रोजन है उसका मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसका मोलारिटी कितना है। मोलारिटी, लिटी नहीं, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है बाबू? तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व किया है, उससे जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका कंसंट्रेशन कहते हैं। कौन सा कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन, कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, जो घुलाने वाली चीजें कितना उसको डालें, किसमें? घुलने वाला। घुलने वाला तो फिक्स है 1 लीटर रहेगा, ठीक है। तो उसमें जितना भी डालते उतना ही उसका क्या हो जाता है, मोलर कंसंट्रेशन। तो वही यहां पे बातें क्या कर रहा है कि नेगेटिव लॉगरिथम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन जो हो रहा है उसका कंसंट्रेशन कितना है, कहां पे? प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जैसे आप डालिएगा तो वो टूट जाता है। सबसे पहले H प्लस आयन Cl माइनस आयन में, तो वो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है उसको अगर हम लोग नेगेटिव के रूप में लिख दें लॉग के साथ, तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, पीएच वैल्यू के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आ रही है? पीएच वैल्यू का मतलब हो जा रहा है क्या कि यहां पे नेगेटिव में ले लो लॉग के साथ, और वो भी किसका होना चाहिए, H प्लस आयन का जितना कंसंट्रेशन होगा उसी का मोलर कंसंट्रेशन ले लो माइनस के लॉग में, तो उसको वो किसके बराबर हो जाता है, पीएच स्केल, मतलब पीएच के बराबर, पीएच वैल्यू के बराबर। तो आपका यहां पे देखिए फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला देखिए यहां पे क्या हो गया कि पीएच बराबर क्या हो जाता है, पीएच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ क्या हो गया, H प्लस आपका हो गया। इस फॉर्मूला को याद जरूर रखना बाबू कि जितना भी यहां पे लेके चलेगा H प्लस का उतना ही उसका पीएच हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि यहां पे हमने क्या ले रखा है, H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, तो इसका वैल्यू यहां पे हम लोग लाके पुट कर दो, यहां पे इस पे पुट कर दो, जितना भी आएगा वो हम लोग का निकल जाएगा, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बार बार हम लोग पढ़ते क्या है कि बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं या 10th में तो पूरे धमाके के साथ पढ़े थे कि पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। कभी मत बोल दीजिएगा कि 1 से लेकर 14 तक होता है, वो कहां से होता है, 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि 0 से 14 में, 0 से 7 तक जो होता है वो एसिडिक वैल्यू होता है। क्या होता है, एसिडिक वैल्यू। 0 से 7 के बीच में जो होता है वो एसिड अम्ल वाला वैल्यू होता है। लेकिन 7 से ऊपर जैसे जाते हैं वो किसका वैल्यू हो जाता है, बेस वाले का, क्षार वाले का वैल्यू होता है। तो यहां पे देखिए अगर हम लोग न्यूट्रल वाला ले लिए तो न्यूट्रल का वैल्यू कितना होता है हम लोग को पता है। न्यूट्रल का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, 7 होता है। न्यूट्रल का वैल्यू कितना होता है, 7। लेकिन आता कैसे है वो चीजों को हल्का सा समझ लो। 7 वैल्यू आता कैसे है आपके पास, तो इसका 7 जब हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं ना, 7 आया, तो उससे पहले उसका मोलर कंसंट्रेशन जो है H प्लस आयन का जो वैल्यू वो कितना है, 10⁻⁻7 होता है। कितना होता है, 10 के पावर में माइनस रूप में ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7 है। अब इसी पीएच बराबर हम लोग जानते हैं माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो माइनस के साथ लॉग लेके H प्लस लिए, तो H प्लस के जगह पे हम लोग वैल्यू देखो कितना ले रखे हैं, 10⁻⁻7 ले रखे हैं। तो यहां पे वैल्यू को हमने 10⁻⁻7 को वैल्यू को हमने पुट कर दिया। देखो 10⁻⁻7 को वैल्यू को पुट कर दिया, और ये ऑलरेडी माइनस में। हम लोग एक बात एकदम अच्छे ढंग से जानते या नहीं जानते कि अगर पावर किसी का रहे, किसी का पावर रहे, तो वो क्या हो जाता है कि लॉग में अगर पावर रहे तो वो आके गुन्ना हो जाता है। तो देखो 10⁻7 यहां पे क्या होगा, गुन्ना में आ गया। इसका क्या हो गया, गुन्ना में। ऑलरेडी माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस फिर से आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों विलुप्त हो जाएगा। और लॉग ऑफ किसका, 10 तो बच गया ना, 10 रहने देते,
ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो बच गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 7 बच गया। और इधर log 10 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो log 10 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो 7 गुना 1 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो सॉल्यूशन जो दिया है वो क्या दिया, उदासीन दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, उदासीन दे रखा है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कैसा सॉल्यूशन है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, क्योंकि पीएच वैल्यू हम लोग का क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहां पे न्यूमेरिकल क्या पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा कि इसका अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो इसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो क्या कहना है 10 टू द पावर माइनस 7 होगा। किसका, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 के बराबर होगा। तब इसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 के बराबर। अब यहां पे जितना इसने दे रखा है, जितनी भी दे रखी है उसी को डायरेक्ट लिख देना। अगर कह दे कि 10 टू द पावर माइनस 10 है, 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो अगर यहां पे कहे कि आपका कितना है, ये एसिडिक है कि बेस है, तो नहीं निकाल सकते फिर से। तो ये क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली पीएच से निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 10 इधर आके गुना हो जाएगा तो माइनस लॉग है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, चेक करो एकदम भूलना नहीं, क्योंकि यहां पे पूछ देता है कि अगर आपका दे रखा है 10 टू दी पावर माइनस 80 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका अगर पूछे कि पीएच बराबर कितना होगा, इसने H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ क्या, H प्लस का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर माइनस 8, तो माइनस गुने माइनस 8 है तो माइनस 8 इधर गुना हो जाएगा और लॉग कितना हो जाएगा 10, तो लॉग 10 हम लोग ले लिए, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8, लॉग कितना हो गया 10, 10 का वैल्यू कितना होता है जी, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 8 गुना 1, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 8 हो गया। कितना हो गया हम लोग के लिए वैल्यू 8 हो गया। तो आसानी से बोल सकते हैं जितना भी पावर में रहेगा उसके वैल्यू को कह दो। अगर ये कह दे, आपको एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर ये कह दे ये रफ वाला है, लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऐसी बातें कर दे कि 10 टू दी पावर माइनस 10 ना होके ऐसे कर दे 10 टू दी पावर क्या दे दे, आपको ऐसे करके दे दे, चलो 5 दे दिया कि कंसंट्रेशन जो है 10 टू दी पावर 5 है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, पीएच वैल्यू कितना होगा, तो डायरेक्टली क्या कीजिएगा, कितना आ जाएगा इसका 5, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। वो भी कैसे, चेक करके बता दो। यहां पे देखो क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ किसका, कंसंट्रेशन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, तो माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इसने कितना दे रखा है 10 टू द पावर 5 दे रखा है, ठीक है, तो ये 5 जो पावर में इधर गुना हो जाएगा, माइनस गुने 5, 5 ये आ गया, लॉग ऑफ क्या है 10, तो क्या हो गया लॉग 10 का वैल्यू कितना हो गया 5 गुने 1, कितना है 1, तो ये वैल्यू क्या बच गया -5, तो यहां पे कितना हो जाएगा -5। मतलब आप आसानी से बता सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन अगर दे दे तो आपसे पूछे कि इसका वैल्यू कितना होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें आप बता सकते हैं, पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा वो बता सकते हैं, ठीक है, आसान तरीके से, ठीक है। तो आपने ये चीजों को बहुत ही सुंदर ढंग से समझने का प्रयास किया और आपने समझा भी, ठीक है। अगर इसका यही पे ले लेते एसिडिक के लिए, किसके लिए ले लेते बाबू, एसिडिक के लिए, तो एसिडिक के लिए हम लोगों को पता है क्या होना चाहिए कि पीएच का वैल्यू जो होना चाहिए एसिडिक के लिए वो 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, कम। कभी भी ऐसे नहीं लिख देना पीएच का ग्रेटर होना चाहिए 7 से, ऐसे अगर लिखेगा तो ये तो एसिडिक थोड़ी ना होगा जी, बेसिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेसिक। 7 से अगर कम होगा पीएच का वैल्यू तो 7 से कम मतलब इधर जस्ट अपोजिट ऐसे साइन देना, देखो ऐसे करके हमने दे रखा है ऐसे, तो ये क्या हो रहा है 7 से कम जब होगा तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। तो अगर अगर यहां पे हम लोग बात करें तो पीएच का 7 से कम है तो दैट मींस एसिडिक है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन है तो जस्ट अपोजिट कर दो, क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन अगर 10 टू द पावर -7 से ग्रेटर हो जाएगा तो आप क्या कर दीजिए, कंसंट्रेशन के टर्म में क्या कर दीजिए कि ये एसिडिक है, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन के वैल्यू में दे दे कि 10 टू द पावर -7 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए ग्रेटर। पीएच में क्या है, पीएच में क्या है कि आपका क्या हो जा रहा है
कि स्मॉलर हो जा रहा है, 7 से छोटा होगा तब पीएच का एसिडिक होगा, वो एसिडिक होगा, पीएच क्या हो जाएगा उसका एसिडिक। लेकिन अगर कंसंट्रेशन के टर्म में कहें तो 10⁻⁻7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। H प्लस आयन का वैल्यू क्या होना चाहिए, मोलर कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होना चाहिए, तब ये क्या होगा एसिडिक, अदरवाइज एसिडिक नहीं होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना 7 से बड़ा होगा तब होगा क्या बेसिक, उसी तरीके से यहां पे क्या कर रहा है 10⁻⁻7 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट उल्टा याद रखेंगे, बेसिक के लिए यही सिंपल से याद रखेंगे कि क्या होता है पीएच वैल्यू हम लोग के पास क्या होता है कि 10⁻, क्या करेंगे यहां पे बेसिक के लिए पीएच डायरेक्टली 7 से ज्यादा होगा तब वो बेसिक होगा। जस्ट उल्टा याद रख लो, यहां पे तो क्या हो जाएगा कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन में जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है बाबू, तो ये चीजें, तो यहां पे और भी चीजें क्या कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एबव वैल्यू, जो ऊपर दिए गए वैल्यू हैं इसको मद्देनजर रखते हुए एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसन। एसपीएल सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था। इन्होंने एक स्केल को बनाया, एक स्केल, स्केल का मतलब तो जानते हैं लंबे लंबे जो होता है हम लोग नापने में जिसका काम करते हैं, मेजर करने में जिसका काम करते हैं, तो उन्होंने एक स्केल को कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, और उस स्केल को कैसे बनाया वो नीचे हमने बना रखा है। तो देखिए यहां पे क्या कर रखे हैं, तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है डायरेक्टली कि यहां पे हमने किसको ले रखा है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को, नीचे उसका पीएच वैल्यू। तो देखो 10⁻⁻ कितना है 0, तो मतलब इसका पीएच वैल्यू कितना हो गया 0। 10⁻⁻, तो इसका पीएच कितना 1, -2 तो इसका कितना 2, -3 कितना हो गया 3। ऐसे करके हम लोग जानते हैं। तो ये कहां से कहां तक 10⁻⁻, कहां तक -14 तक इसका वैल्यू है। ठीक है, हमने यहां तक ले रखा है। तो जितना मान लिया जाए 10⁻⁻12 मतलब इसका पीएच वैल्यू कितना होगा 12 होगा। 10⁻⁻14 मतलब पीएच वैल्यू कितना 14, और बीच में जो आता है वो क्या आता है 10⁻⁷ दैट मींस 7। तो यहां पे हम लोग इस वैल्यू को इन्होंने क्या किया, तो देखिए सबसे पहली बात है इस वैल्यू में ही इन्होंने किया कि यहां से यहां तक का जो वैल्यू है इधर से इधर 7 से कम और 0 से अधिक के बीच का वैल्यू जो है ये क्या होता है, इसको इन्होंने क्या कहा एसिडिक कहा। क्या कहा एसिडिक कहा। ठीक है, और इधर वाले वैल्यू को इन्होंने कहा क्या कहा, यहां से 7 से ऊपर और 14 से नीचे वाला के वैल्यू को क्या कहा बेसिक कह दिया। इसको इसने क्या कह दिया बेसिक कह दिया। ठीक है, बट बातें ध्यान देना बाबू, एक बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि ये तो वैल्यू को हमने जान गया, लेकिन एक बात याद रखना कि जितना वैल्यू कम होगा, जितना वैल्यू कम होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। मान लिया जाए कि 0 से भी नीचे आ जा रहा, मतलब आपको समझना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 6 है तो 6 का मतलब 6 आ गया, तो 6 का मतलब ज्यादा वो एसिडिक नहीं है, बहुत कम एसिडिक है। जितना घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, जितना वैल्यू इधर नीचे 7 से नीचे जितना घटते जाएगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होते जाएगा। बट बेसिक के केस में क्या होगा कि इधर अगर आएगा, देखिए इधर आ रहा है हम लोगों के लिए किधर 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 कोई भी ये वाला ले लेते हैं। इधर जितना आएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाएगा। जितना इधर जाएगा 0 से भी नीचे माइनस मतलब 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और इधर जितना आएगा ऊपर जितना चढ़ेगा उतना ज्यादा इसका बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कराएगा बढ़ाते जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो ये बातों को ध्यान देना, ऐसे नहीं कि 7 है बोल 7 में कौन है न्यूट्रल वाला है, तो इसके बाद आ गया 6 वाला, 6 वाला बहुत ही ज्यादा एसिडिक नहीं, एकदम उससे भी ज्यादा एसिडिक 5 वाला हो गया, 4 वाला 3 2 1 0 या 0 पॉइंट समथिंग जो है वो वाला भी क्या हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। और बेसिक में उधर जितना 14 तक चला जाता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। कहेगा 8 वाला ज्यादा बेसिक है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसी स्केल को किसने दिया था, इस स्केल को किसने दिया था, आपके सोरेनसन साहब ने, एसपीएल सोरेनसन साहब ने इस स्केल को दिए थे। ठीक है, तो आगे देखते इसका, देखते हल्का सा और बातें देख लेते हैं कि द वैल्यूज ऑफ पीएच स्केल लाइज फ्रॉम 0 से 14। तो पीएच का स्केल का वैल्यू जो होता है वो कहां से कहां बीच में लाइज करता है, तो 0 से लेकर 14 तक के बीच में ये होता है। ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे कि हाईली एसिडिक चाहिए तो क्या होना चाहिए, सोल्यूशन
फॉर हाईली एसिडिक सॉल्यूशन द वैल्यू विल बी लेस देन जीरो, जीरो से और कम जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा कि बहुत ही ज्यादा बेसिक चाहिए, क्या चाहिए, बहुत ही ज्यादा बेसिक चाहिए, वाइल फॉर हाईली बेसिक सॉल्यूशन द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 14, तो 14 से अगर ग्रेटर हो जा रहा है, 1400 भी मतलब 14 से भी ज्यादा हो जा रहा है, तो मतलब आप क्या कहिए कि वो ज्यादा बेसिक हो गया, 14 पॉइंट समथिंग ऐसे कह दे तो ज्यादा बेसिक हो गया। अगर ज्यादा एसिडिक चाहिए तो 0 से नीचे ले आओ, अगर ज्यादा बेसिक चाहिए तो 14 से ऊपर ले जाओ, एकदम खूबे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ लिया। आपका ये वाला एकदम पूछता है बच्चों वाला कि 0 से 14 वाला रेंज इसका कितना होता है, 0 से 14 कभी मत कर दीजिएगा, 1 से लेकर 14 तक के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि द टर्म पीएच वाज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट, पीएच का जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है, एक फ्रेंच के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, फ्रेंच के साइंटिस्ट, फ्रांस के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। किस लैंग्वेज में, फ्रांस के लैंग्वेज में। ठीक है, तो फ्रांस के लैंग्वेज में इसको क्या नाम दिया गया, पुसेंस डी हाइड्रोजन, पुसेंस डी हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजन इसका नाम होता है। कहां के, फ्रांस की लैंग्वेज में, फ्रांस की भाषा में पुसेंस डी हाइड्रोजन। बट उसका मीनिंग इंडियन भाषा में अगर कहें तो क्या कहेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पावर को ही कहते हैं क्या, पीएचपी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन इंडियन भाषा में। ठीक है, लेकिन अगर फ्रेंच की भाषा में तो क्या हो जाएगा, पुसेंस डी हाइड्रोजन। तो ये बातें एकदम याद रखिए कि आपका फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो पुसेंस डी हाइड्रोजन कहते हैं। बहुत बार हम देखे हैं कि क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा है क्या, कि पावर पीएच का मीनिंग क्या होता है, तो आपका वहां दिया हुआ रहेगा, अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन तो टिक कर देना। क्या करना है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जैसे दिख जाए तो आपको क्या कर देना, टिक कर देना। तो पीएच का मतलब ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना पावर है, जितना अधिक रहेगा उतना ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें आज क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट डे एकदम आराम से इसी तरह छोटी छोटी वीडियो के सहायता से हम लोग पढ़ेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी और गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसको एकदम आराम से सही ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।